हेलो डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम देखते हैं इसमें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या। तो ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। सत्य है, क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या परिमेय परिमेय व अपरिमेय संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर मिलकर बनी होती है। यानी कि जो अपरिमेय या परिमेय दोनों में से कोई सी भी संख्या होगी, तो उससे मिलकर, दोनों संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनी होती है बनी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक प्रत्येक अपरिमेय प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक एक वास्तविक संख्या होती है एक वास्तविक संख्या होती है। ये हमने पहले का पहला किया है इसमें। ठीक है, पहले का पहला क्या हो गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। या इसकी जगह परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्या इस प्रकार से आ जाएगा तो भी ये सत्य होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अतः हम कह देते कि अगर परिमेय संख्या आती तो यहाँ पर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा दिया हुआ है, इसमें दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर हम दूसरा भी देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये, कि जो आपकी संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु है वह वर्गमूल m के रूप का होता है। तो m एक यहाँ पर है। तो देखिए, संख्या रेखा पर क्या होता है कि माइनस वाली संख्या भी होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि m है, ये यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो एक से शुरुआत होती है, तो इसमें संख्या रेखा पर तो जीरो भी होगी, माइनस वाली संख्याएं भी होगी। तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। असत्य है, असत्य है, क्योंकि क्योंकि संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जिसकी असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं किसी किसी प्राकृत प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर हमें कहा है इसमें कि वर्गमूल m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, संख्या रेखा पर जो संख्याएं होगी उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे प्राकृत संख्याओं को तो हम जानते हैं एक से शुरुआत होगी, तो इसको तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो प्राकृत संख्या है। लेकिन जैसे कि जीरो आ गया, जीरो वर्गमूल में माइनस वाली संख्या है, -1 -2, तो ये जो होगी, ये m तो यहाँ पर केवल प्राकृत संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो माइनस वाली संख्याएं और जीरो होगी शामिल, तो ये सारी संख्याएं भी संख्या रेखा पर होगी, तो इन्हें प्रदर्शित नहीं करेगा ये m। ठीक है ना, क्योंकि m एक प्राकृत संख्या है, इसलिए हम कहेंगे कि असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं भी होती है जो किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा देखते हैं, इसमें तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं
क्या होती है? एक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है, यहाँ पर ये कह रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होगी वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये तो वर्गमूल वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसमें तीसरा दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है इसमें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। अब ये क्या कर रहा है, ये पहले का उल्टा आ गया एकदम, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की कि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो इसमें ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें परिमेय संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय आती है, वास्तविक से उल्टी नहीं बनेगी है। ठीक है ना, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनी है। तो वास्तविक संख्या में दोनों संख्याएं मौजूद है, तो एक संख्या को यहाँ पर उल्टा पूछा ही है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। असत्य है, क्यों है यहाँ पर हम देखेंगे। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे वास्तविक संख्याओं का, इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे। क्योंकि जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ये सारी क्या है और भी है, ये वास्तविक वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। परंतु परंतु ये कौन सी संख्याएं नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। ये सारी संख्याओं की चर्चा हमने इस प्रश्नावली की बेसिक जो वीडियो है उसके अंतर्गत की है। तो इन सारी संख्याओं की जानकारी होना आपको आवश्यक है। उस वीडियो में हमने सभी संख्याओं की चर्चा की है। तो यहाँ पर ये तीनों प्रश्न पहले के इस प्रकार से हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न असत्य है, क्योंकि इसमें 2, 3, 5 आगे भी जो संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वर्गमूल में आएगी इस प्रकार से। ये इस प्रकार से आती तो ये आपकी क्या हो जाती, अपरिमेय संख्या। तो ये इस प्रकार की नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये आपका असत्य है। अब इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आपको क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। तो सभी के तो नहीं होते, केवल अपरिमेय संख्या के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, अपरिमेय संख्या के लिए जो अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल ले ले तो वो सारी संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का क्या ले ले, वर्गमूल, तो वो सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या बनेगी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया कि 1 से लगाकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं धनात्मक वाली, वो सारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें धनात्मक पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, धनात्मक पूर्णांक में आ जाते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से अनंत तक। अब इसमें क्या कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, यानी कि नहीं होते हैं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो हम ये कह देंगे कि इसका तो कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नहीं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे देंगे इन्हीं में से एक। जैसे कि यहाँ पर अगर इनमें से सभी का वर्गमूल लें, तो जैसे शुरुआत में 3 का लेंगे वर्गमूल, 1 का लेंगे तो ये भी वर्गमूल 1 में आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 2 लेंगे तो ये आपकी अपरिमेय संख्या बन जाएगी, 3 भी आपकी अपरिमेय, लेकिन 4 नहीं बनेगी, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो एक एग्जाम्पल तो 4 हो गया, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, ठीक है, 2। ठीक है, इसी प्रकार से 9 का वर्गमूल हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। इसी प्रकार से 16 का वर्गमूल। तो ये संख्याएं कौन सी है, ये संख्याएं आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं है।
इसका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं आपकी, हम कह देंगे आदि संख्याएं हैं जो कि परिमेय जो कि परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या ही है। तो यहाँ पर तो हमें केवल एक उदाहरण पूछा था, नहीं यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। पहले छोटी सी एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से। ये हमने एक संख्या रेखा ड्रॉ कर ली है, और इस प्रकार से हमने संख्या रेखा ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम नामकरण कर देंगे, जैसे कि जो संख्याएं होती है संख्या रेखा पर, उनका नामकरण करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर आपका 0 है। ठीक है, और यहाँ पर ये यहाँ पर आपका 1 है, और ये यहाँ पर 2 है, और ये यहाँ पर आपका 3 है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे। और इधर -1 है, हमें माइनस में तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तक ठीक है अपना। ठीक है, ये एक संख्या रेखा है इस प्रकार से। तो अब इस पे देखना है आपको। तो यहाँ पर जो 0 है, इसको तो हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम ओ बिंदु मान लेंगे इसे। इसे क्या मान लेंगे, ओ बिंदु मान लेंगे। और जो 2 इकाई है जहाँ पर, उसे ए बिंदु मान लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पर जो चित्र बनाया है उसकी सहायता से हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, देखिए। ये जो संख्या रेखा लिखी है, बनाई है हमने संख्या रेखा, इसके आधार पर जैसे कि हमने ये संख्या रेखा बनाई, तो यहाँ पर संख्या रेखा संख्या रेखा संख्या रेखा पर बिंदु ओ शून्य को और बिंदु ए 2 इकाई लंबाई को निरूपित करता है। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, निरूपित करता है। यानी कि हमने क्या लिखा है कि संख्या रेखा पर बिंदु ओ, ये बिंदु ओ, ठीक है, जो ग्रीन में लिखा है, ये शून्य को यानी कि 0 को, और बिंदु ए, ये बिंदु ए 2 इकाई लंबाई को निरूपित करता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 2 इकाई की एक लंबाई है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर ये, और इसे थोड़ा गहरा लिख देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसे वापस इसकी सहायता से यहाँ पर बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर वापस स्केल को ले जाकर यहाँ पर आप, जहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये आपका 0। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, ये बिंदु आपने निर्देशित कर दिया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक ए बिंदु पर क्या करेंगे, एक एक इकाई का जो एक लंब खींचेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ए बिंदु पर, यानी कि जो इकाई 2 है यहाँ पर, इस प्रकार से हम एक लंब डाल देंगे यहाँ पर, जो कि 1 इकाई के आसपास होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, और इस बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे यहाँ पर बी बिंदु नाम दे देंगे यहाँ। ठीक है, इसको बी बिंदु नाम दे देंगे यहाँ पर। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसके लिए लिखेंगे कि एक रेखा ए बी, यानी कि ये जो ए बी है, हम ये खींचेंगे, किस पे खींचेंगे, ओ बी, ओ ए के ऊपर। ये ओ ए हमने बनाया, इसके ऊपर ए बिंदु पर खींची खींची, जो
ए बिंदु ए बिंदु पर ए बिंदु पर लंब है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का है कि ए बी ने लंब डाला है, किसके ऊपर डाला है, ओ ए के ऊपर। ठीक है, अतः क्या हुआ, अब ए बी बराबर एक इकाई, यानी कि ए बी है, इनकी एक इकाई हो गई है, एक इकाई के बराबर है ये। ठीक है, एक इकाई के बराबर ही हमने खींच कर ये किया है, और ये 2 इकाई है। ठीक है, ओ ए तक 2 इकाई है और ये 1 इकाई है। तो यहाँ से हमने ये खींचा है। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमने बी बिंदु लिखा है, ए बी बराबर 1 इकाई पर बी बिंदु लिखेंगे हम। ठीक है ना, जिससे कि ठीक है, ए बी बराबर 1 इकाई पर बी बिंदु हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये आपका बी बिंदु हो गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, जिससे हम क्या कहते हैं, बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, ये क्या होता है, ये प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। कर्ण आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कर्ण आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, ओ बिंदु से बी बिंदु तक, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ओ से बी तक कर्ण आपको ज्ञात करना है कि कितना आएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है इसमें, आधार हमने ओ से बिंदु ए तक कितना माना था, 2 इकाई। तो यहाँ पर 2, आधार 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना, हमने 1 इकाई लिया यहाँ पर, तो लंब 1 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर 5। यहाँ पर कर्ण की वैल्यू याद करेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 5। अब यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास वर्गमूल 5। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास वर्गमूल 5 आ गई है। तो अब इसे हमें संख्या रेखा पर, यानी कि इस तरफ, इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है कि ये जो वैल्यू है इस संख्या रेखा पर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो आपकी 1 थी, इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो किस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखिए अब इसको संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, ये जो संख्या रेखा है अपनी, संख्या रेखा पर निरूपण या निरूपण करने के लिए एक प्रकार की सहायता से ओ ओ बिंदु को ओ बिंदु को ये जो ओ बिंदु है संख्या रेखा पर, ये 0 है, 0 मान लीजिए आप, या ओ बिंदु। ठीक है, ओ बिंदु को केंद्र, ठीक है, ओ बिंदु को हम क्या मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे, जब प्रकार की जो नोक है उसको यहाँ पर 0 पे रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ओ बिंदु को केंद्र, और ठीक है, और उसका जो पेंसिल का नोक होगा उसको इस बी बिंदु पर रखेंगे, और उसका जो लोहे वाला नोक होता है प्रकार का, उसको इस 0 पे रखेंगे, और यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे ये आपका डॉटेड लाइनों द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनता हुआ आ जाएगा आपका, इस तरीके से यहाँ पर एक बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ओ बिंदु को केंद्र और ओ बी को त्रिज्या त्रिज्या मानकर हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर
हमने देखा है कि हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रकार की सहायता से एक बिंदु मिल जाएगा हमें संख्या रेखा पर, जिससे हम पी नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, संख्या रेखा पर एक बिंदु हमें मिल जाएगा, कौन सा, पी, जिसे पी बिंदु से अंकित कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, करेंगे, जो कि संख्या रेखा पर किस प्रकार का होगा, जो कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 के संगत होगा। यानी कि जो वैल्यू हमने यहाँ से 0 से इस बी बिंदु या ओ से बी बिंदु तक हमने ज्ञात की है, वो वर्गमूल 5 थी। तो यहाँ से हम प्रकार की सहायता से इस बिंदु को केंद्र मानते हुए और इसको त्रिज्या, ओ बी को त्रिज्या मानते हुए यहाँ पर इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा पी, जो कि संख्या रेखा वर्गमूल 5 के संगत है। संख्या रेखा पर वर्गमूल 5, जो कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 के, यहाँ पर पढ़ लिख लीजिए, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 के संगत है होगा। इसलिए हम क्या लिख देंगे अब, अतः बिंदु P वह बिंदु होगा जो जो अपरिमेय संख्या वर्गमूल 5 को निरूपित करेगा। यानी कि जो संख्या रेखा पर बिंदु 5 हो, ये जो P होगा, ये जो बिंदु होगा ना P, ये वर्गमूल 5 को, इस वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करेगा। यानी कि जो वैल्यू वर्गमूल 5 की होती है वही वैल्यू इस P बिंदु पर होगी। ठीक है, तो वर्गमूल 5 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ये वैल्यू तो आपको निकालने पर ही पता चलती है कि हम वर्गमूल लेवें तो यहाँ पर कितना वर्गमूल आता है। ठीक है ना, तो उसके द्वारा ही पता चल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर P बिंदु वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए एक प्रकार लेंगे। प्रकार की सहायता से बिंदु O से O को केंद्र मानते हुए OB, ये त्रिज्या हो जाएगी, एक तरह से ये वर्त बन जाएगा। इस प्रकार से अगर बनाएंगे हम तो O बिंदु को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर हम संख्या रेखा पर एक बिंदु, यानी कि संख्या रेखा पर इस प्रकार से इधर खींचेंगे, तो इस संख्या रेखा पर ये इधर एक बिंदु P अंकित करेंगे, जो कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 के संगत होगा। अतः बिंदु P वह बिंदु होगा जो अपरिमेय संख्या 5 को निरूपित करेगा। यानी कि जो संख्या वर्गमूल 5 आई है उसको इस प्रकार से निरूपित करेगा। तो ये तीसरा प्रश्न इस प्रकार से हल होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लेना। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें चौथा प्रश्न है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, ठीक है, नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O, ये वाला लीजिए, और एकक लंबाई का रेखाखंड, ये एक लंबाई का रेखाखंड हो गया। ठीक है, OP, ठीक है, OP ये हो गया, O से P तक ये वाला OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP पर रेखाखंड P1 P2 खींचिए, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। इस पर भी एक एकक जो एक इकाई है उसका रेखाखंड खींचा है। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए, ये P2 से P3 इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ये खींच दिया हमने। OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। ठीक है, अब क्या करना है, OP3, ये OP3 हो गया, ये वाला। ठीक है, पर लंब रेखाखंड P3 और P4, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका P4, और इसको मिला देंगे ये इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 3 यहाँ पर है, ये एक इकाई का हो गया। इसका पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करेंगे इसको। तो ये आधार हो गया, आधार का स्क्वायर यानी कि 3, और यहाँ पर एक है, एक का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 हो जाएगा। और इधर कर्ण स्क्वायर है तो ये कर्ण आ जाएगा 4 का वर्गमूल यानी कि 2, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आ जाएगा।
इस क्रिया को जारी करते हुए Pn-1 पर एकक रेखाखंड वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड Pn-1 Pn प्राप्त कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 से PD तक प्राप्त कर लेंगे। उन्हें मिलाकर इस प्रकार से दर्शाने वाले एक सुंदर सर्किल प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको बढ़ाते जाएंगे, तो इसको फिर बढ़ा देंगे, फिर ये यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 है, तो ये 5 हो जाएगा। ये अभी आपका तीसरा वाला प्रश्न था ना, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ना ऐसे भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न अभी हमने किया था, इस प्रकार से 1 रहेगा, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा इसका मान, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार से वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर इधर आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये वर्गमूल 5 और वर्गमूल 6, इस प्रकार से ये इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, और फिर ये आ जाएगा इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से बढ़ता रहेगा ये, और इस प्रकार से आता रहेगा। ठीक है, ये वर्गमूल 7 हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर ये वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा, इस प्रकार से वर्गमूल 9, तो ये इसका वर्गमूल 3 होता है। यहाँ पर जो साइड में ले रहे हैं ना, इसकी लंबाई केवल 1 इकाई है। क्या है? 1 एकक है। एकक को हिंदी में एकक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे यूनिट कहते हैं, या इसे इकाई भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 इकाई ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ली है? 1 एकक लंबाई का रेखाखंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ले रहे हैं। अब आगे अगर और बनाएंगे हम, तो यहाँ पर ये 9 और 1 10 हो जाएगा यहाँ पर वर्गमूल में। तो इस प्रकार से सर्पिल बन जाएगा एक। तो इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली की यानी कि 1.2 के चारों प्रश्न हल कर लिए हैं। इनमें कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप लिखकर पहुंच सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।